आपके सामने मैंने ओपन करी है एक बैलेंस शीट जो कि ब्लैंक है, एक पीएनएल जो कि ब्लैंक है, नोट्स टू अकाउंट्स जो कि ब्लैंक है, ग्रुपिंग जहाँ पर कुछ ना कुछ आ रहा है इसको भी ब्लैंक कर देंगे, और उसके बाद आ रहा है ट्रायल बैलेंस जो कि निकाला गया है टैली सॉफ्टवेयर से। इस डेटा को मैनिपुलेट कर दिया है तो इसकी कुछ भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, किसी कंपनी के डेटा को मैनिपुलेट करा हुआ है, मतलब कि सारी फिगर्स को चेंज करा हुआ है, बहुत सारे हेड्स को बदला हुआ है ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ अपनी एनालिसिस के लिए या अपनी अकाउंटेंसी की क्लासेस के लिए। बहुत सारे अकाउंटेंसी के टीचर्स हैं, पढ़ाते तो होंगे आपको, डेबिट करो क्रेडिट करो, या स्कूल में कॉलेजेस में आपको कराते होंगे ऐसे आप जो है ट्रायल बैलेंस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। बट क्या कभी आपने असली में ट्रायल बैलेंस से, जो कि करीब 500 लाइन आइटम का है ट्रायल बैलेंस अगर आप देखेंगे, तो क्या कभी एक्चुअल ट्रायल बैलेंस से नोट्स टू अकाउंट्स के साथ बैलेंस शीट और पीएनएल आपने तैयार किया है? अगर नहीं किया तो सीए बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीए अगर कर रहे हो तो ये तो आना ही चाहिए, इवन सीए फाइनल अटेम्प्ट से पहले आना चाहिए। मुझे तो याद है कि मैं कितने सारी कंपनीज़ की बैलेंस शीट पीएनएल फाइनलाइज कर पाता था, ऑडिट पे भी जाता था तो ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल रखता था एक एक आइटम पे, वर्किंग पेपर्स पे रिव्यू भी कराता था, पूरा का पूरा बैलेंस शीट बनाने का भी अगर काम होता था। उन्होंने टैली की बैलेंस शीट दे दी, आपको शेड्यूल 3 की बनानी है, आप खुद बना लेते थे, तो मैं तो करता था वो काम। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा होने के बाद ये जो चीज़ है ये आपको करवा कर दिखा दी जाए, और डेफिनेटली ये एक्सेल फाइल भी आपके साथ शेयर कर दी जाए। जब 500 लाइन आइटम के ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, तो समझ जाइए कि उसके बाद आपको जो है 5-5, 6-6 आइटम के जो आएंगे वो आपको लगेगा ये तो बच्चों का खेल है, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसको बंद करते हैं और ओपन करते हैं हमारा एक नया चैप्टर, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, वेरी 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 सिंपल। इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं, वन नोट ओपन करते हैं और आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट, बहुत सारी हमारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है। लिख तो रहा हूँ, आ नहीं रहा इस पे, क्या करें बताओ आप। हाँ यहाँ तो चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा है, वो बंद भी हो गया वन नोट, क्या हो गया है इसको। जाने जा दिलों के प्यार का अजब सा नशा हो रहा है, खुल जाओ सिम सिम चल जा सिम सिम, खुल जा चल जा, खुल जा चल जा, खुल जा चल जा सिम सिम। तो ये आपका ये ओपन हो गया है वन नोट, शायद 2 ओपन हो गए हैं, इसको एक को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट ग्रांट, यानी गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट, जिसे हम सब्सिडी भी बोलते हैं। जो गवर्नमेंट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ और आपकी जो तमाम इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, WHO, यूनिसेफ एट्सेट्रा, वो सारी बॉडीज़ भी आती हैं, नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज़ भी आती है। जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं उनके काम को सपोर्ट करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोलते हैं कि आप एक बैकवर्ड एरिया में प्लांट लगा लीजिए, तो आप प्लांट लगाएंगे, बैकवर्ड एरिया डेवलप होएगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है। हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे खर्चे हैं, आपने एम्प्लॉयज़ वगैरह रख लिए हैं, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की कुछ ग्रांट दी जाती है। कई बार जो है इनकम का सपोर्ट करने के लिए जो है ग्रांट दी जाती है कि भाई हम आपकी इतनी इनकम को जो है एश्योर बनाकर चलेंगे कि आप 1 लाख रुपए महीने के गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेंगे 1 साल के लिए, आप अपना काम करिए। तो अलग अलग पर्पसेस होते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट देती है, और उस ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बताता है। क्या होना चाहिए, देखिए, जो फिक्स्ड एसेट्स या मोटी ग्रांट आई है, बड़ी ग्रांट आई है, उसे तो कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं,
या फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट आएगी तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट करेंगे, और कोई कैपिटल नेचर की आएगी तो उसे कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। और जो रेवेन्यू नेचर की ग्रांट आएगी, थोड़ी बहुत पैसे जो आते हैं इनकम एक्सपेंस के लिए, उसे आप डायरेक्टली पीएनएल में डाल देंगे। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। जब हमने ग्रांट को रिकॉग्नाइज करा तो उसकी कुछ कंडीशंस पहले हमें मीट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा जो है फ्री में जो है पैसा बांटने का काम कर रही है, जी नहीं। वो जब भी कोई ग्रांट देगी गवर्नमेंट, तो कुछ ना कुछ जो है कंडीशंस लगा कर देगी कि आप ये कंडीशंस को मीट करेंगे तब जो है आपको ग्रांट दी जाएगी। अगर आपने वो कंडीशंस मीट कर ली और ग्रांट मिलनी तय हो गई, सर्टेन हो गई, तब एक्रूअल बेसिस पर आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि ग्रांट आपको पहले मिल गई है और गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस लगाई है कि आप ये कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तभी ग्रांट का पैसा यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ग्रांट आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, वापस ले ली जाएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ कि फ्यूचर में आप कंडीशंस मीट नहीं कर पाए और आपको रिफंड करनी पड़ती है ग्रांट, तो जो आपने हेड क्रेडिट किया था या जो भी एंट्री आपने पहले पास करी थी रिकॉर्ड करने के लिए, उसको आप रिवर्स कर देंगे। और लास्ट में जो है आप इसका डिस्क्लोजर ज़रूर देकर आएंगे, जो भी ग्रांट आपको मिली है, क्या रिकॉग्निशन पॉलिसी आपने अपनाई है, और अगर कुछ रिफ़ंड वगैरह कर दिया जाता है तो उसका रीज़न क्या था, रीज़न फॉर रिफ़ंड क्या था अगर कोई ग्रांट रिफ़ंड होती है तो ये सब जो है आप डिस्क्लोजर में बताकर आएंगे। इसी के साथ जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 हो गया है। इसको ज़रा लाइन बाय लाइन कर लेते हैं। ग्रांट का मतलब होता है कुछ भी कैश में मिलना या काइंड में मिलना किसी स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए, और जिस पर्पज़ के लिए मिला है आपको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है, अदरवाइज रिफंड ले लिया जा सकता है। गवर्नमेंट में सब कुछ आता है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट, नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज़, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब जो है इसमें कवर होती है गवर्नमेंट की डेफिनेशन में, और उनसे मिलने वाली ग्रांट जो है उसका ट्रीटमेंट एज 12 में दे रखा है। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब कि जो भी ग्रांट आपको मिल रही है उससे जुड़ी हुई कंडीशंस आपने सेटिस्फाई कर ली हो और साथ में सर्टेनिटी हो कि ग्रांट आपको मिल ही जाएगी, उस केस में जो है आप ग्रांट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अलग अलग टाइप की ग्रांट का जो है अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि अगर आपको इनकम सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ग्रांट दे रही है कुछ समय के लिए, या कुछ खर्चे मीट करने के लिए ग्रांट दी जा रही है, तो वो डायरेक्टली पीएनएल में क्रेडिट कर दी जाएगी। एंट्री क्या होगी इसकी? बहुत ही सिंपल है। जब ग्रांट मिलेगी तो बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा आपको, इसको आप गवर्नमेंट ग्रांट में डाल देंगे, इनकम ग्रांट, एक्सपेंस ग्रांट के नाम से आप अकाउंट में डाल देंगे और उसको जो है पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी डेबिट हो जाएगा, पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। ग्रांट अगर आपको फिक्स्ड एसेट के लिए मिलती है जो कि डेप्रीशिएबल इन नेचर के हैं। सर क्या सारे एसेट्स डेप्रीशिएबल इन नेचर के होते हैं? द आंसर इज़ नो। जो लैंड है वो डेप्रीशिएबल इन नेचर नहीं होता। वाई? बिकॉज हमारी जो धरती है उसमें लैंड जो है वो लिमिटेड है, यानी वो बढ़ नहीं सकता, वो फिक्स्ड है और वो हमेशा ही रहने वाला है, तो इसीलिए लैंड को डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। जो है लैंड वो हमेशा ही रहेगा। तो लैंड इज़ अ नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट। हम बात कर रहे हैं डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट की, जिनकी लाइफ एक सीमित समय के लिए होती है, 5 साल, 10 साल, 20 साल। उस केस में जो है आप 2 मेथड फॉलो कर सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। यानी गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है और गवर्नमेंट ने कहा है कि इससे आप फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे। आप क्या कर सकते हैं, नेट मेथड के हिसाब से एसेट आपने खरीदा 50 लाख का, गवर्नमेंट ने दिया 20 लाख की ग्रांट, तो उस 20 लाख की ग्रांट को आप फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में डाल दीजिए, कॉस्ट से एडजस्ट कर दीजिए कि भाई 50 लाख लगे, 20 लाख मेरे को गवर्नमेंट से मिल गए, तो नेट मेरे को जो है 30 लाख की कॉस्ट पड़ी। उस 30 लाख पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। इसको बोलते हैं नेट मेथड। दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दूसरा है आपका ग्रॉस मेथड। ग्रॉस मेथड में क्या होगा कि आप फिक्स्ड एसेट को तो ग्रॉस वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करेंगे।
मतलब 50 लाख का आपने एसेट खरीदा तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो आप जो है 50 लाख पर ही रिकॉर्ड करेंगे, नो इश्यूज। बट जो आपको गवर्नमेंट से 20 लाख की ग्रांट मिली उसे आप एक डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल देंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, नाम लिख लेना। क्वेश्चन करेंगे इसके, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर लिख कर दिखाया हुआ है ग्रांट्स आर क्रेडिटेड टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, और उसको जो है हर साल थोड़ा थोड़ा पीएनएल में डालते रहेंगे जितना भी एसेट की यूजफुल लाइफ है। दैट मीन्स कि आपने अगर 50 लाख का एसेट खरीदा है जिसमें 20 लाख की ग्रांट्स मिल रही है गवर्नमेंट से, तो ये फिक्स्ड एसेट है जो डेप्रिशिएबल है। नेट मेथड के हिसाब से आप फिक्स्ड एसेट में 50 लाख तो रिकॉर्ड करेंगे, बट उसके बाद जो बैंक में आपको 20 लाख मिलेंगे ग्रांट के, वो आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ही डाल देंगे। तो फिक्स्ड एसेट जो है 30 लाख रुपीज़ पर अब आएगा और उस पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। दूसरा मेथड है ग्रॉस मेथड। ग्रॉस मेथड में क्या होता है कि आप फिक्स्ड एसेट को 50 लाख रुपीज़ पर ही रिकॉर्ड करते हैं। $50 लाख पर ही रिकॉर्ड करते हैं। बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेज्ड, लिख लेना लाइन, 11th क्लास में पढ़ी होगी आपने नरेशन कैसे लिखते हैं। साथ में जो आपको 20 लाख की ग्रांट मिली है उसे डेफिनेटली बैंक अकाउंट में ग्रांट मिलेगी, तो यहाँ आप डालेंगे, बट इसे आप क्रेडिट कर देंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट 20 लाख। अब मान लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट की लाइफ 10 साल की है, तो हर साल जो है 5-5 लाख जो है पीएनएल में डेबिट होते रहेगा डेप्रिसिएशन के नाम का। सिमिलरली जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है 20 लाख की, इसको भी आप 10 से डिवाइड कर देंगे और 2-2 लाख रुपए जो है पीएनएल में क्रेडिट करते रहेंगे जितनी एसेट की यूजफुल लाइफ है तब तक। तो एक हो गया नेट मेथड, पहले अमाउंट एडजस्ट कर ली और उसके बाद बाकी अमाउंट पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। दूसरा हो गया ग्रॉस मेथड, जिसमें ग्रांट को अलग से रिकॉर्ड करा, फिक्स्ड एसेट को अलग से रिकॉर्ड करा, फिक्स्ड एसेट को अलग से डेप्रिशिएट करेंगे और ग्रांट को अलग से डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिशिएट का मतलब अमोर्टाइज करेंगे, पीएनएल में डालते रहेंगे। तो ये हमने जो है 2 टाइप्स की ग्रांट डिस्कस कर ली, जिसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है मैंने आपको बता दिया। अब है नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स और ग्रांट्स फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, जैसे कि लैंड, जैसे कि ग्रांट इन काइंड। आपको फर्नीचर दे दिया गवर्नमेंट ने, भैया लो फर्नीचर ले लो, भैया लो ये सामान ले लो, भैया लो आप लैंड ले लो जो डेप्रिशिएट होता ही नहीं है। उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में जो है आप इन ग्रांट्स को जो है कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की तो है नहीं, ये तो इकट्ठे आपको लमसम बहुत बड़ी अमाउंट मिल रही है। और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट भी हो सकता है, काइंड में हो सकती है ग्रांट, फर्नीचर गिफ्ट कर दिया है, तो उसे आप नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। नॉमिनल वैल्यू का मतलब 1 रुपया हो सकता है, बुक में देखेंगे किस अमाउंट पर रिकॉर्ड किया है। नॉमिनल का मतलब बस रिकॉर्ड करने के लिए एक वैल्यू डाली है, एक्चुअली में आपका कोई पैसा तो लगा नहीं है। जैसे यहाँ पर दे रखी है ग्रांट इज इन काइंड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व एट अ नॉमिनल वैल्यू, कि ये ना हो कि आपको फ्री में कुछ मिल गया तो आप उसे रिकॉर्ड ही ना करें। जो भी चीज़ हुई है वो आपको रिकॉर्ड तो करनी है, अब किस अमाउंट पर करें वो एक मैटर है। कैपिटल नेचर की इसलिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल रहे हो, फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट में डाल रहे हो, और नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहे हो क्योंकि पैसा आपका लगा नहीं। लास्ट टाइप की जो ग्रांट है उसे हम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट बोलते हैं, या फिर हम बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट ग्रांट बोलते हैं। ये दोनों टाइप की जो ग्रांट होती है, बैकवर्ड एरिया ग्रांट या फिर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट, ये भी एक इकट्ठे आपको कोई ना कोई चीज़ें डेवलप करने के लिए पैसा मिलता है, तो आप इसे जो है कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिक्स्ड एसेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो फिक्स्ड एसेट से एडजस्ट नहीं होगा यहाँ पर। बस आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी, फैक्ट्री बनाई, कुछ किया, आपको ये ग्रांट मिल गई। ग्रांट कैपिटल नेचर की है इसलिए कैपिटल रिजर्व में डल जाती है। ये 4 टाइप की ग्रांट होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है हमने कर लिया। इसके अलावा इस एएस में कुछ है नहीं, बस जो भी ग्रांट आपको मिले उसे उसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करिएगा जिसके लिए वो मिली है, और किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ मत करिएगा।
साथ ही में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करिएगा, कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर डिविडेंड। गवर्नमेंट ने पैसा दिया, आपने डिविडेंड ले लिया, सही बात नहीं है। अभी एक इंसान ने कोविड-19 का रिलीफ फंड बनाया, उसमें पैसे कलेक्ट करे और उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीद ली, लोगों ने पैसे डाल दिए, ये अभी न्यूज़ में आया था। तो ये ना हो कि भैया किसी सोशल कॉज के लिए आपको हेल्प करने के लिए पैसे दे रहे हैं, आप उससे अपने शेयर होल्डर्स में बांट रहे हैं, लो भाई ऐश करो। ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट अगर आपको मिलेगी, जैसे लैंड के लिए पैसा मिल रहा है, तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट डेबिट टू आप कैपिटल रिजर्व करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो इसमें लगता है नहीं, तो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, या फिर लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कर देंगे। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। फिक्स्ड एसेट के केस में तो अलग होता था, यहाँ पर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट करना या फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में डालना सही नहीं होगा, इसके लिए कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं, क्योंकि लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होता है। अब बारी आ रही है रिफंड ऑफ ग्रांट की। यदि किसी कारणवश ग्रांट आपको रिफंड कर देनी पड़ेगी, कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करा, तो जो अकाउंट आपने स्टार्टिंग में क्रेडिट किया था उस अकाउंट को ही आप डेबिट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे क्रेडिट करा है ग्रांट मिलने पर, तो अगर रिफंड करनी पड़ेगी तो इसी को डेबिट करेंगे। कोई भी डिफरेंस होगा तो उसे पीएनएल में डाल देंगे। डिफरेंस कैसे आ सकता है सर? बहुत सिंपल है। मान लेते हैं अभी हमने फिक्स्ड एसेट का काम किया था, यहाँ पर एक चार्ट बनाया था, ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में आपने क्रेडिट किया हुआ है 20 लाख रुपए, 4 साल बीत गए तो इसकी वैल्यू जो है 2-2 लाख करके कम हो रही होगी, 4 साल बाद 12 लाख रह जाएगी। कंडीशंस कुछ लगाई हुई थी जो आपको मीट करनी थी कई सालों में, आप नहीं कर पाए, गवर्नमेंट ने उसको रिफंड मांगा और 18 लाख रुपए रिफंड मांगा। क्योंकि 20 लाख गवर्नमेंट ने दिए तो डेफिनेटली गवर्नमेंट 20 लाख रिफंड मांग सकती है, गवर्नमेंट ने 18 लाख ही रिफंड मांगा। अब आपके इस अकाउंट में आई 12 लाख रुपए रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट है 12 लाख तो यहाँ पर डेबिट कर ही देंगे, जिसको क्रेडिट किया उसको तो डेबिट कर ही देंगे। एक्स्ट्रा पोर्शन जो है 4 लाख रुपए और उसे पीएनएल में डालेंगे, और ये अल्टीमेटली जो भी है आप गवर्नमेंट को ये पैसा पे कर देंगे, बैंक अकाउंट से पैसा दे देंगे। फिक्स्ड एसेट में आपने पहले एडजस्ट कर दिया था, फिक्स्ड एसेट की अमाउंट में एडजस्ट कर दिया था, रिफंड कर रहे हो तो उसकी बुक वैल्यू को बढ़ाओगे, मतलब जो ट्रीटमेंट करा रिफंड में बिल्कुल उसका उल्टा करना आपको पड़ेगा, और जो रिवाइज बुक वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। यहाँ पर कर भी दिखाया हुआ है कि इनकम एक्सपेंस ग्रांट है, पीएनएल को क्रेडिट किया था तो रिफंड करने पर डेबिट करोगे। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पर आपने कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया था तो रिफंड करने पर डेबिट करोगे। नॉन मॉनेटरी ग्रांट आपको मिल रही थी कुछ, मे बी फर्नीचर मिल गया था, रिफंड हो गया, फर्नीचर को क्रेडिट कर दोगे, और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया था उसे डेबिट कर दोगे, पूरा रिवर्स कर दोगे। कैश मिला था नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, रिवर्स कर दोगे। फिक्स्ड एसेट ग्रांट मिली थी, रिवर्स कर दोगे। नेट मेथड फॉलो किया तो उसके हिसाब से, ग्रॉस मेथड फॉलो किया तो उसके हिसाब से रिवर्स कर दोगे, उस एंट्री को उल्टा कर दोगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है कि जो भी गवर्नमेंट ग्रांट आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया डेफर्ड कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, नेट मेथड कर रहे हैं, ग्रॉस मेथड कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व बनाए हैं, उसके लिए नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करा है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दे रखा है आप वही फॉलो कर रहे होंगे, उसे डिस्क्लोज कर दीजिए कि हमने ये फॉलो किया है, और अगर रिफंड हुआ है तो उसका कारण क्या था उसे भी आप डिस्क्लोज कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखती है। जैसे मैंने आपको सुबह सुबह अभी आज स्टार्टिंग में आपको जो है बैलेंस शीट दिखाया, शेड्यूल दिखाया, उसी शेड्यूल में डिस्क्लोजर जाता है। ये जो डिस्क्लोजर मैंने यहाँ बताया है, हर एज का डिस्क्लोजर है जो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यही है बस इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट क्लास में इसकी हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट एएस करेंगे, अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, रिवाइज करें, टाटा बाय बाय।